विराट भाई वो इंसान है जो बच्चों को शेरनी का दूध पिलाते हैं। वैसे तो डिफ़िकल्टीज़ का तो बहुत बड़ा पहाड़ था। एक बच्चा जो होता है गरीब घर का, वो वर्किंग हैंड होता है उनके लिए। वो ठेला लेकर अगर प्लास्टिक लेने जाएगा तो वो शाम होते हुए 50 रुपये उसको लेकर आएगा। कि मैं खुले आसमान में बैठ के पढ़ा रहा था, तो बारिश आती थी तो इधर उधर भागना पड़ता था। पब्लिक गैदरिंग में भी बोलता हूँ कि मेरा तो कोई भाई नहीं है, लेकिन आप जैसे भाई जयराज हमारे भाई लिए। मेरे भाई है। तो वेलकम टू द नुक्कड़ पॉडकास्ट पावर बाय अकाली नेचुरल। आज हमारे साथ है विराट भाई शाह। विराट भाई वो इंसान है जो बच्चों को शेरनी का दूध पिलाते हैं। अभी आपको होगा शेरनी का दूध क्या है। शेरनी का दूध मतलब शिक्षा। अंबेडकर ने बोला है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो फुटपाथ पे जो बच्चे रहते हैं उनको विराट भाई पिलाते हैं। विराट भाई शाह सर्वोदय ग्रुप ट्रस्ट चलाते हैं। सर्वोदय ग्रुप ट्रस्ट का जो मेन एक्टिविटी है वह है फुटपाथ स्कूल। पिछले 10 सालों से वे बच्चों को जो फुटपाथ पे रहते हैं, जिनका कोई घर नहीं है, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, वैसे बच्चों को एजुकेशन देते हैं, उनको वहीं पढ़ाते हैं, उनको वही सारी स्कूली शिक्षा, एक स्कूल में बच्चा जाने के लिए तैयार हो जाए, उनको तैयार करने का काम करते हैं विराट भाई। तो आइए बात करते हैं विराट भाई से। विराट भाई का बहुत स्वागत है नुक्कड़ पॉडकास्ट में। विराट भाई थैंक यू फॉर कमिंग। हाँ, आप अपने बारे में कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके बताइए कि आप विराट भाई कौन हैं और किस तरह से आप अपना स्ट्रगल किया और किस तरह से आप अपनी जर्नी शुरुआत की आपने। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, और मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, और लॉ में ग्रेजुएशन भी किया है मैंने। एजुकेशन का ऐसा है कि पहले से ही मेरा खुद का भी जो एजुकेशन है वो भी मुझे पैसन था, पढ़ने का, और पढ़ाना वो भी एक पैसन था। जब से छोटा था तब से ऐसा मैं, जैसे कि मेरे आसपास के बच्चों को भी पढ़ाया करता था, तो वो एक पैसन था मुझे। अच्छा लगता था मुझे अपने से छोटे बच्चों को, 1-2 साल पिछली कक्षा में है ऐसे बच्चों को पढ़ाता भी था। फिर फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स आए, पढ़ना तो था, तो सोसाइटी में से कुछ लोगों ने, टीचर्स ने, रिलेटिव्स ने सपोर्ट किया, और ऐसे मेरी एजुकेशन की जर्नी समाप्त हुई। जॉब मिला अच्छा खासा, फिर रिप्यूटेड कंपनी में अब्रॉड जॉब किया। आपने क्या इंजीनियरिंग किया है क्या? हाँ, मैंने LD इंजीनियरिंग कॉलेज में से डिग्री इंजीनियरिंग किया है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग किया है। तो उसके बाद अच्छी रिप्यूटेड कंपनी में जॉब किया, और दिमाग में तो वही चलता था कि मुझे जॉब करके ऐसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जैसे रिटायर तो नहीं होना है। दिमाग में कुछ चलता था लेकिन कुछ बैठ नहीं रहा था। फैमिली को भी सपोर्ट करना था, फाइनेंशियली स्टेबल भी होना था माई सेल्फ और खुद के फैमिली को भी। तो ऐसे करते करते करीब 40 साल तो बीत गए। उसके बाद में मैं बाहर जॉब करता था, तो एक दिन फिर सोचा कि बस अब बहुत हो गया, लेट मी कॉल ऑफ। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ के, फिर मैं बाहर था तब, तो वापस इंडिया आया, और फिर कुछ ढूंढ रहा था कि अब कुछ सोशल वर्क करना था। ऐसा कोई एजुकेशन तो था ही पैसन, लेकिन क्या करना था वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे करते करते एक दिन फुटपाथ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, और जैसे ही फुटपाथ के बच्चे होते बहुत अनहाइजेनिक कंडीशन में थे, कपड़े फटे पुराने पहने थे, लेकिन फिर भी वो खुश थे, घूम रहे थे। उनके पेरेंट्स से बात किया मैंने कि ये स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं करके। तब पता चला कि उनको डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम था, तो स्कूल में उनको एडमिशन नहीं मिल रहा था। ये बात है करीब 2012 की, और मिड टर्म था, सितंबर अक्टूबर महीना था। तो वही दिमाग में आया मेरे कि उनको डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम है, स्कूल में अगर एडमिशन नहीं मिल रहा है तो क्यों ना ये बच्चों को यहाँ पे ही जहाँ रहते हैं वहाँ पे ही पढ़ाया जाए। और तब तो मैं इंडिया वापस आ गया था, तो मेरे पास तो टाइम था और ये ऐसा कुछ करना ही था। तो वहाँ से वो बच्चों को
पेरेंट्स के कंसर्न से उसी फुटपाथ पे जहाँ रहते थे वहाँ से ही उनको पढ़ाने की शुरुआत की। तो ऐसे ही फुटपाथ स्कूल स्टार्ट हुआ। बहुत बढ़िया, साधु। सो ये आपने तो मतलब वहीं से उसी दिन आपने बात की और उसी दिन शुरू हुआ? उसी दिन मतलब 1-2 दिन में तुरंत ही स्टार्ट कर दिया मैंने। घर से करना क्या था, मुझे घर से एक बिछोना ही तो लेके आना था। राइट। और बस वहाँ से ही कुछ मेरे पास पुरानी चीज़ें पड़ी थी, स्टेशनरी वगैरह, पेंसिल, उससे वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया। हाँ, तो घर से ही आपने पेंसिल बिछोना सब लेके उनको वहाँ पे एजुकेशन देना शुरू कर दिया। हाँ। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं आपको 2013-14 से जानता हूँ। हाँ। शायद 12 से ही जानता हूँ मैं। हाँ, 12 से हम लोग 12-13 से, हाँ, 12-13 से, 13 जब से आप इंडिया आए ना हाँ, तब हाँ, से हम हाँ। कोइंसिडेंटली कहीं ना कहीं मिलते मिलते रहे। रहे, सो मैं तब से देख रहा हूँ आपको कि आप इसी काम में लगे हुए हैं। तो ये एक्चुअल जर्नी जो किक बोलते हैं कि आपको एजुकेशन में ही आना है और एजुकेशन में ही काम करना है, ऐसा कुछ था पहले से? आपने कुछ क्योंकि आपका पढ़ाई आपने जिस तरह से बोला, अभी पूरा डिटेल में नहीं गए, पर आपका बैकग्राउंड क्या ऐसा था कि आप वेल मिडिल क्लास थे या तो हायर मिडिल क्लास या फिर अच्छे बैकग्राउंड से थे कि आपको भी संघर्ष करना पड़ा था? नहीं, मुझे भी, जैसे मेरे फादर मिल वर्कर थे, तो 1980s में जब ये टेक्सटाइल मिल अहमदाबाद में बंद होने लगी थी तो उसमें करीब सबसे पहली मिल मेरे पापा की बंद हुई थी। अच्छा। तो हमको भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। मेरे टीचर्स ने, रिलेटिव्स ने भी फिर मुझे सपोर्ट किया, फ्री ट्यूशन्स दिया। तो मुझे भी कहीं ना कहीं किसी ने ऐसे सपोर्ट किया, मुझे अपॉर्चुनिटी दी। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ तो ये समाज की बदौलत हूँ। तो वही एक दिमाग में चलता था कि वो पैसन तो था ही, मैंने जैसे बताया कि मुझे वही फुटपाथ पे दिख गया, मौका मिल गया, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से ही स्टार्ट करें। तो बस वही फिर ऐसे ही मतलब बोल सकते हैं कि इट वाज कोइंसिडेंट और एक्सीडेंट। और मतलब आपने वो कुत्ते को एकदम उतार दिया, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी देखा, अभी सोचा तो चलो अभी सीधा हाँ, बस स्टार्ट कर दिया। तो आपको तब ऐसा नहीं लगा कि आप अभी कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा? जैसे आपके पास स्टेशनरी थी, आप घर से लेके आए और चालू किया, पर आपने तब ऐसा आपको ख्याल नहीं आया कि भाई क्या क्या चैलेंजेस हो गए या फिर कैसे करूंगा मैं, एक जो ख्याल नहीं, पता नहीं, कुछ भी दिमाग में नहीं आया। मेरा पैशन था, मुझे पढ़ाना था, तो बस मेरे घर पे एक बिछोना पड़ा था, लेके आके बैठ गया। वो बच्चों और पेरेंट्स भी, उनके भी पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव थे। तो फिर तो धीरे धीरे जैसे स्टार्ट किया तो फिर फुटपाथ पे भी लोग देखते थे कि ये भाई कुछ कर रहे हैं, तो उनको भी इंटरेस्ट पड़ा, आके इंक्वायरी करते थे। ये सब बताया कि बच्चे ऐसे घूम रहे हैं तो मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। फिर उन्होंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया, बोला कि अच्छा कि तो आप अच्छे काम कर रहे हो, तो आपको भी अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमको बताना। तो उन्होंने अपने आप से ही फिर पेंसिल, छोटी मोटी नोटबुक, इरेजर, शार्पनर, ऐसी स्टेशनरी आइटम्स फिर उन्होंने भी देना चालू किया। सबसे पहले आपको डिफ़िकल्टी क्या आई थी, जिसे आपको लगा था कि यार ये कुछ बड़ी डिफ़िकल्टी है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा? वैसे तो पढ़ाना तो एक बात थी ही, क्योंकि उनको वहाँ पे बैठाना अपने सामने और पढ़ाना, वैसे तो डिफ़िकल्टीज़ का तो बहुत बड़ा पहाड़ था, क्योंकि मैं खुले आसमान में बैठ के पढ़ा रहा था। तो बारिश आती थी तो इधर उधर भागना पड़ता था, ठंड आती थी, गर्मी आती थी, उसके बाद बच्चे भी बहुत अनहाइजेनिक कंडीशन में थे। और एक बार जो सोचा नहीं था ऐसा भी हुआ कि मैं रेगुलरली जाता था, पढ़ाता था, तो 8-10 बच्चे तो रहते थे वहाँ के। ऑल ऑफ ए सडन एक दिन गया तो 2-3 ही बच्चे थे। तो वही मैंने इंक्वायरी किया कि भैया दूसरे बच्चे सब कहाँ गए। तो उन्होंने बताया कि आज बाजू में जो एक ट्रस्ट है वहाँ पे खाना मिल रहा है फ्री में, तो वो सब बच्चे वहाँ पे खाना खाने चले गए। तो मैंने बोला आप लोग क्यों नहीं गए? तो कि नहीं, हमको तो पढ़ना था इसलिए हम नहीं गए। तो यही लगा कि हमारे गुजराती में भी एक कहावत है कि भूख्या पेटे भजन ना थाय। सही। तो वही सोचा कि नहीं यार, ये तो उनकी तो बेसिक नीड है कि खाना भी तो चाहिए, तभी तो कुछ पढ़ाई होगी और दिमाग भी चलेगा। तो वो एक लगा कि हाँ ये कुछ है, तो उसका कुछ सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से ढूंढना पड़ेगा। फिर किसी ने आपको मदद की कि आपने खुद ही? हाँ, नहीं, फिर थोड़े दिन के बाद एक सज्जन आए जिनका नाम नीलांग भाई है।
वो खैर आज तो हमारे तब से ही फिर हमारे साथी जुड़ गए। उन्होंने भी पूछा मुझे कि आपको कुछ जैसे जैसे दूसरे सब आते थे वहाँ से बाईपासर्स, तो उन्होंने भी मुझे ऑफ़र किया कि आपको अगर कुछ ज़रूरत है और मैं अगर कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने ये प्रॉब्लम था वो शेयर किया। तो उन्होंने बोला कि अब डेली से मेरी तरफ से इनको सब बच्चों को रोज़ मैं कुछ ना कुछ नाश्ता अरेंज करके दूंगा। तो तब से फिर वो प्रॉब्लम थोड़ा सॉर्ट आउट हुआ और बच्चे फिर रेगुलर आना चालू हुए। तो मतलब खाना भी साथ में हो गया, फिर एजुकेशन भी हो गया। अब तीसरी जो चैलेंज मतलब बोलते हैं वो सोशली भी है और इकोनॉमिकल भी है। जैसे आप फुटपाथ बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाई सबसे लास्ट में आती है वो कम्युनिटी में, क्योंकि एक बच्चा जो होता है गरीब घर का वो वर्किंग हैंड होता है उनके लिए। वो थैला लेकर अगर प्लास्टिक लेने जाएगा तो वो शाम होते हुए 50 रुपये उसको लेकर आएगा, या तो अगर भीख भी मांग रहा है रास्ता पे तो 50-100 रुपये उसके लिए वर्किंग हैंड है। लेकिन वो छोड़ के आपको वहाँ पे अपनी फुटपाथ स्कूल पर लाना, तो वो जो प्रोसेस, पहले 10 बच्चे आपके पास आ गए, उसके बाद आपके पास अभी शायद मेरे ख्याल से 200 अराउंड बच्चे हैं। 100-125 है, 125 अभी 125 हो गए। जब हम बात करते हैं पहले तो वो 200 अराउंड थे। सो ये इनमें से इस तरह के भी बच्चे आते हैं कि किस तरह के बच्चे होते हैं? इसमें क्या हुआ कि इनिशियली तो मैं करीब करीब इनको 1.5-2 घंटे ही पढ़ाता था, तो उनका खैर जो भी वो करते थे उसके बाद भी, क्योंकि तब तो स्कूल में नहीं जाते थे बच्चे, तो तब तो वो भी था कि वो उसके बाद में पढ़ाई के बाद में उनका जो भी वो करते थे वो करते ही थे। जैसे कोई कहीं छोटी मोटी चाय की लारी पे काम करता हो या कोई बेकिंग का काम करता हो, तो ऐसा सब वो तो करते ही थे। लेकिन चैलेंज तब आया कि जब नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में मैंने इनका एडमिशन करवाया, तब इनमें थोड़ी हिचकिचाहट थी कि कैसे हम करेंगे मैनेज। लेकिन उनको वही सब समझाया मैंने कि आप भी हो, आप भी मेहनत करो, बच्चों की जिम्मेदारी आप है, आप बच्चे पढ़ेंगे तो उनका कुछ अच्छा भविष्य बनेगा। आप तो जैसे तैसे अभी फुटपाथ पे जी रहे हो, उनको तो अच्छा भविष्य आप दे सकते हो। तो ऐसे करके समझाया तो काफ़ी कुछ पेरेंट्स कन्विंस भी हुए। अब उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे, खैर जैसे मैंने पहले भी बताया, तो फिर मेरे इंट्रोडक्शन से ही वो सब बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी करवाया था, म्यूनिसिपालिटी स्कूल में भी। तो ये आपने जो डॉक्यूमेंट वाली बात कही कि डॉक्यूमेंटेशन का इश्यू होता है, उसकी वजह से बच्चे स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते, दाखिला नहीं होता उनका, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, रेसिडेंस प्रूफ नहीं होती है, बाहर से भी आए हो, स्कूल में नहीं जा पाते। तो ये जो गवर्नमेंट का चलता है कोई सर्व शिक्षा अभियान है, सबको एजुकेशन देना है इसमें, तो ये चूक रह गई है या फिर ये क्या, यानी जो एक लॉ रहता है उसमें एक लूप होल रहता है, तो ये इसकी वजह से इश्यू होता है कि नहीं? इसमें क्या है कि हाँ, वैसे ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो कि ये थोड़ा निगलेक्ट करने वाली बात है ही कुछ पेरेंट्स को, और ये जो पेरेंट्स है उनके पार्ट पे लैक ऑफ अवेयरनेस है, मतलब उनमें अज्ञानता है। मुझे तो पता था उस वक्त, इसीलिए मैंने तुरंत इनको पढ़ाना इसीलिए चालू किया कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो मैं बाद में सॉर्ट आउट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि आरटीई का एक्ट है कि जिसमें ऐसा प्रावधान है कि अगर बच्चे को पेरेंट्स लेके आते हैं तो कोई डॉक्यूमेंटेशन कोई डिमांड नहीं करेगा, उनको सीधा स्कूल में एडमिशन करना ही है। तो मैं अगर लेके गया, उनकी जिम्मेदारी लिया, फिर कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आई, उनके पास नहीं था कोई डॉक्यूमेंट, फिर भी उनको एडमिशन दिया गया था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे उनकी मतलब चिंता की बात यही रहती है कि वो माइग्रेटरी होते हैं, उन ऑन रिकॉर्ड उनका फिर सब नाम आ जाता है, और फिर वो इधर से उधर चले जाते हैं, तो ना उनका कोई कांटेक्ट होता है, फिर तो वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं। इसके लिए वो थोड़ा बेपरवाह होते हैं, इनमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। लेकिन खैर अभी अकेला, इसीलिए तो ये सब जो सामाजिक संस्था है वो भी तो एक पिलर है, उनका भी काम है समाज का, कि जो सब मिलजुल के काम करे तो काफ़ी अच्छे समाज की रचना हो सकती है। नहीं, बढ़िया, जो पार्ट होना चाहिए एक जागरूक नागरिक का, जो आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और ये सोच के ये करना, यानी और ये एक्चुअली क्या है कि जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स अवेयर नहीं होते हैं, बिकॉज मैं उस एरिया में आपके साथ भी काफ़ी घूमा हूँ, तो मुझे पता है कि अवेयरनेस
जो वर्ड है वो उनके लिए दूर दूर तक मायने नहीं रखता नहीं है, रखता। क्योंकि सही बात सबसे पहले उनका मायने रखता है कि सुबह शाम का खाना। खाना बेसिक नेसेसिटी। बेसिक नीड्स उनकी हाँ, डेली हाँ। मीट हो जाए वही बहुत बड़ी बात है कि- कि 2 टाइम का खाना मिल जाए। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि मतलब लारी पे रहते हैं, है ना, पैडल रिक्शा पे भी रहते होंगे, उसी पे सो जाते हैं, उसी पे फुटपाथ पे सोते सो हैं। जाते हैं। हाँ, है ना। अभी पुलिस ने भगा दिया तो वो यहीं पे रहते थे, फिर वो वहाँ चला दूसरी गया। जगह चले जाते हैं। मैं एक्चुअली एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं गया था फुटपाथ स्कूल में, तो मैंने ज़्यादातर बच्चों से यही सुना कि मुझे पुलिस बनना है। क्या बनना है? तो पुलिस बनना है। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों है, क्योंकि वो पुलिस को ही पावरफुल समझता है, क्योंकि पुलिस आता है उसके माँ बाप को उठाता है, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे उठाता है, आप वहाँ पे जाओ। तो ये उसका जो माइंडसेट हुआ है पूरा, तो वो इस तरह से मतलब उसका। बना हुआ है। तो फिर उसके बाद अगर वो पुलिस में नहीं गया तो वो क्राइम में जाएगा, क्योंकि पावर, उसको पावर अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे भी कोई किस्से हैं आपके पास होंगे कुछ बच्चों के कि जो लोग बहुत शुरू में अच्छे से पढ़ते होंगे, फिर वो चले गए, और जो क्राइम में होंगे फिर अभी सुधर हुए, या तो बहुत सारी इस तरह की दिक्कतें होती। मुझे पता नहीं कितने तरह की प्रॉब्लम्स हैं इन सोसाइटी में। इस सोसाइटी में अभी कैसा है कि खैर बच्चों को तो बच्चे तो वैसे बच्चे ही होते हैं, हाँ। लेकिन हमको उनको प्रिवेंट करना है क्राइम। तो हमारा प्रयत्न यही है कि जैसे कुछ पेरेंट्स है गलत काम करते ही है, मैं कोई स्पेसिफिक गलत काम को दोहराना नहीं चाहता यहाँ पे, हाँ। बोलना नहीं चाहता हूँ। तो अब खैर वो तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हाँ। और उनका माइंडसेट है, अब उनको बदल नहीं उनमें सकते। कुछ परिवर्तन लाना या चेंज लाना वो असंभव है। तो हमारा प्रयत्न यही है कि शिक्षा से ही ये परिवर्तन आ सकता है। तो कम से कम बच्चों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि आज उनको सच या गलत की अगर समझ आए तो खुद से ही जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं उनको ही समझ में आ जाएगा कि ये गलत है, तो हम उनको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खैर कुछ बच्चे का ऐसा भी समझ में आया है कि कुछ गलत काम किया है, कभी कभी उनको पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा है, और हम पेरेंट्स को कन्विंस करके काउंसलिंग करके बच्चों को भी बुलाते हैं, उनको समझाते हैं, कुछ पान मसाला खाते हैं, ऐसा सब भी करते ही है। प्रयत्न तो हमारा रहता ही है, और कुछ हद तक सक्सेस भी हुए हैं हम कि बच्चों को समझाने में, कन्विंस करने में कि उनमें समझ आए कि ये गलत है और सही है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो वहाँ का एडिक्शन होता है, या फिर किस तरह के बच्चे होते हैं जिसमें एडिक्शन होता है शुरू से जब आते हैं, जब छोटे से? हम कितनी एज से लेना शुरू करते हैं, और वो एज में एडिक्शन होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, और फिर क्या हम सॉल्यूशन करते हैं उसको? जैसे पढ़ाई का भी अगर ले लें तो उनको पढ़ना लिखना आता है, या तो फिर हम उनको सिखाते हैं, फिर वो स्कूल में जाते हैं? किस तरह के बच्चे होते हैं? हम करीब 5 साल की ऊपर के बच्चे हैं, 5 से 14 साल की उम्र के बच्चे को पढ़ाते हैं, और उसमें हर तरह के बच्चे होते हैं। कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कभी स्कूल ही नहीं गए हैं, मतलब तो पढ़ना लिखना आने का तो दूर की बात है। तो कोई 10 साल का है, 11 साल का, 12 साल का, ऐसे बच्चे भी है कि जो कभी स्कूल नहीं गए और हमारे यहाँ से पढ़ाई उसने शुरू किया है। तो गवर्नमेंट का या कॉरपोरेशन का भी एक ऐसा ये है प्रावधान है कि ऐसे बच्चों को भी अगर लेना है तो पहले बेसिक एजुकेशन देते हैं, फिर उसकी जो एज है उसके हिसाब से उसको पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में फिर से डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं। तो ऐसे बच्चे भी है। कुछ बच्चे ऐसे भी है कि जो पहली से स्कूल में भी जा रहे हैं, म्यूनसिपालिटी स्कूल में, फिर भी लिखना पढ़ना नहीं आता है, कोई चौथी में आ गया, 5वीं में आ गया, 6ठी में आ गया। अच्छा। ऐसे बच्चों को भी हम पढ़ा रहे हैं। और अभी एज ए प्रिवेंटिव मेजर अभी कि हम पेरेंट्स को ऐसे कन्विंस करने का ट्राई कर रहे हैं कि आपके अगर बच्चे जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं कि वो उनके बच्चे 4 साल या 5 साल के, 3 साल के भी हो जाते तो भी अब से रख देते हैं कि भाई हमको तो टेंशन हो जाता है हमको कि नर्सरी में, जूनियर केजी, सीनियर केजी में रखना है। तो हम जो जैसे बड़े बच्चे हैं कि जो कभी गए नहीं, उनके जो छोटे भाई बहन हैं उनको फिर ऐसे अभी से उनको मोटिवेट करते कि उनको अभी से आप रख दो, ताकि इनकी जो सिचुएशन आई वो ना आए। तो वो बच्चे अभी ऐसे भी है यहाँ पे कि जो छोटे ही है, 4 साल के, 5 साल के हैं, उनको शुरू से सिखाते हैं, और उनमें काफ़ी कुछ बदलाव है, और उनका कैप्चरिंग भी बहुत अच्छा है। हाँ, वो तो मैं एक्चुअली अभी हम लोग फिल्म देखने गए थे, एक कौन सी फिल्म थी वो, डांसर्स लोग आए थे उसमें,
डंकी। तो उसमें आप फुटपाथ स्कूल का एक लड़का था आपके फुटपाथ स्कूल का, राइट? तो वो लोग डांस वगैरह कर रहे थे वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा कि वो लोग एडिक्शन वगैरह से छोड़ के और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व है। काफ़ी कुछ बच्चे तो अभी ऐसे, मतलब अगर हम एडिक्शन बोले ना तो उनको हम जो क्रिएटिविटी कराते, जैसे इसके अलावा भी हम अभी तो डांस भी सिखाते हैं बच्चों को, प्रोफेशनल डांस क्लासेस भी है हमारा, कराटे कोचिंग भी है, मेहंदी क्लासेस है, तो और एजुकेशन तो है ही है, तो उनको उसका भी एडिक्शन हो गया ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ पेरेंट्स को वहाँ से दूसरी जगह जाना है, लेकिन वो बच्चों की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, उनको बोलते हैं कि नहीं हम अभी तो नहीं भूलेगा, हमको यहाँ पे ही पढ़ना है, यहाँ से दूर नहीं जाना है, तो ऐसे फैमिली भी है। जैसे मैं अब्रॉड था तो दुबई वगैरह में कुछ पेरेंट्स ऐसे स्टक हुए थे कि वो बच्चे अभी यहाँ पे उनको वापस रिटर्न इंडिया नहीं आना दे रहे, कि बोलते कि हम आपको दुबई या मतलब जहाँ पे भी रहते वो छोड़ना नहीं है। तो ये तो ऐसा यहाँ पे हो गया कि उनको अभी फुटपाथ स्कूल नहीं छोड़ना है, ये एरिया नहीं छोड़ना है, भले हम फुटपाथ पे बैठ के पढ़ेंगे लेकिन हमको पढ़ना तो यहाँ पे ही है। क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया बढ़िया। तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब ऐसा कुछ किस्से सुनते हैं, राइट? तो ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सार्थक हो रहा है। मतलब ऐसा है कि हाँ, ऐसा लगता है कि यार कि चलो हम राइट डायरेक्शन में है, काम कर रहे हैं। मैं रेगुलर तो नहीं बट कभी कभी जाता हूँ, तो मैं ना एक चीज़ ऑब्जर्व किया था कि भाई सुबह आ रहा है बच्चे, सुबह खाना आ रहा है ना, फिर कोई बर्थडे है तो सब खाना आ रहा है, किसी का केक कट रहा है, दिवाली है तो सब कपड़े आ रहे हैं, है ना, भले ठंड है तो स्वेटर आ रहा है, टोपी आ रही है, और धूप है तो चप्पल आ रहे हैं। तो ये सारा आप किस तरह से मैनेज करते हो? फाइनेंस कैसे मैनेज होता है इतना? फाइनेंस भी जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि बहुत सारे लोग इंक्वायरी करना चालू किया था, फिर हमारे एक उसी फुटपाथ पे एक सपोर्टर मिले थे कि बाय प्रोफेशन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अवतार सिंह जी। तो उन्होंने काफ़ी कुछ ऑर्गेनाइज वे में फिर ये एक्टिविटी करने के लिए उन्होंने मदद किया, उन्होंने हमारा ट्रस्ट का फॉर्मेशन किया, और फुटपाथ से ही, और फिर मेरे कुछ क्लासमेट्स, कॉलेज मेट या ऐसे ही फ्रेंड्स, जैसे आप तो हो ही, आपने भी वो काफ़ी कुछ, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, बहुत टाइम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी कुछ आपका भी योगदान रहा है फुटपाथ स्कूल में। मैं तो बहुत जगह पे पब्लिक गैदरिंग में भी बोलता हूँ कि मेरा तो कोई भाई नहीं है, लेकिन आप जैसे जयराज भाई मेरे भाई है, तो काफ़ी कुछ आपका सपोर्ट मिला, जगह जगह पे गाइडेंस मिलता रहा। तो ऐसी भी है कोई, मैं जैसे अभी मेरी जो एज है उसके हिसाब से मेरे कुछ ये भी कॉलेज फ्रेंड्स वगैरह है, मैं इंजीनियर हूँ, तो वो लोग भी अच्छी खासी जगह पे वेल सेट है, कुछ का अपना खुद का प्रोफेशन है, तो उनको भी पता है, ये लोग भी पहले से ही मेरे जैसे ही है, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से आते हैं, उनको भी पता है, ग्रास रूट से ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ये नज़दीक से देखते हैं मेरी एक्टिविटी, तो वो लोग भी सब सपोर्ट करते हैं। और वैसे ही अभी वैसे काफ़ी कुछ लोग हैं, इनको मैं ये सब शेयर भी करता हूँ, अभी मीडिया में भी शुरुआत में तो था नहीं, खैर तो अभी तो सबके साथ में शेयर भी करता हूँ। हाँ, और मैं ट्रांसपेरेंट है सिस्टम भी, मेरी वर्किंग स्टाइल भी ऐसी है, सबको इनवाइट करता हूँ मैं, आइए आप देखिए, आपको अगर अच्छा लगे तो आप सपोर्ट कीजिए। आप जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया में नहीं है एक्चुअली, कहीं भी नहीं। मैं आपको बहुत बोला कि ये करो ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, तो वो मतलब सामने से खींच के लाया हूँ मैं आपको। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो डिफ़िकल्टीज़ है वो डिफ़िकल्टीज़ नहीं है उतनी, बिकॉज के समाज से सपोर्ट मिल जाता है। अब एक विरोध पक्ष भी है, समझो कि आप कोई स्कूल है तो 70% स्कूल्स पॉलिटिशियंस की है ना, तो गवर्नमेंट स्कूल्स का एजुकेशन एकदम बैठा जा रहा है और उनको कुछ पड़ी नहीं है इसके बारे में, ठीक है, वो एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट ये है कि हम जिस सोसाइटी में हम पढ़ाते हैं तो उसके माँ बाप है, मैंने कितनी बार देखा है कि वो आके झगड़ते आपसे, बोले आपको कुछ मिलता होगा, आप मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हो। तो वो भी एक अजीब सा एक माहौल वहाँ पे बना हुआ है। मतलब ये जो एकदम के लोग होते हैं उनको पता ही नहीं है कि ये सिस्टम किस तरह से चलता है, एनजीओ क्या होता है, लोग क्यों मेरे बच्चे के लिए पढ़ा रहे हैं। तो ये एक काफी वो भी एक रेजिस्टेंस है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि ट्राई करता हूँ मैं उनको समझाने का कि ये कैसे सिस्टम चलता है। कुछ लोग हैं थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, वो समझते भी है,
कुछ नहीं समझ पाते हैं। उनको तो ऐसा ही लगता है कि क्योंकि उन्होंने ऐसा होता है कि उनको समझ में नहीं आता कि कोई किसी के लिए क्यों करेगा, अपने निस्वार्थ कोई कुछ कर सकता है। हाँ। ऐसा उनके दिमाग मतलब सोच से बाहर है। तो मैं सहन उनको किया ज़्यादा हुआ है फिर ना। तवज्जो नहीं देता हूँ कि चलो अभी उनकी सोच है, या कभी ना कभी उनको समझ में मुझे आएगा। लगता है कि इसका रीजन एक ये होगा कि इतना इग्नोरेंस देखा हुआ है, तो ये विश्वास नहीं होता हाँ। कि कोई मतलब बंदा उनको किसी ने कभी ऐसा हाँ। देखा ही नहीं है कहीं कि कोई आके उनको सपोर्ट किया Support हो, करे। ऐसा उनके एजुकेशन में, बच्चों के एजुकेशन में इंटरेस्ट लिया। हाँ। हर जगह उन्होंने ऐसा ही देखा होगा कि उनको सब जगह से धुतकारे जा रहे हैं, हाँ, गाली दे निग्लेक्ट रहे किए जा रहे हैं। तो उनके अनुभव मतलब में नहीं उनके है। हाँ, उनका कोई ऐसा गुड एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ होगा, राइट। तो उनको ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सच में कोई ऐसा कुछ कर सकता है। कर सकता तो उनको ऐसा ही लगता है कि मेरा भी कुछ मॉनेटरी बेनिफिट होगा, मेरा कुछ इंटरेस्ट होगा, तब जाके मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूँ। निस्वार्थ कर रहे हैं, वो Right. समझ में नहीं आ रहा। मतलब इतना सारा होने के बाद बहुत सारी आपने प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व किया, तो अभी यहाँ पे जो हमारे पास अभी 125 बच्चे हैं, राइट, उसका आप फ्यूचर किस तरह से देखते हैं? आपको उनको कहाँ पे ले जाना चाहते हैं? और मतलब अभी 125 है, फिर अभी कोई माइग्रेटर आ गया तो फिर ऐड होके वापस 250 हो जाएंगे। हाँ, तो जैसे आपने पहले बताया कि आपको ऐसा माइंड में था कि 200 बच्चे हैं, मैंने बताया नहीं अभी 100-125 बच्चे हैं। हाँ, तो एक्चुअली प्रॉब्लम यही है एक, क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत में भी बताया कि जो म्यूनिसिपैलिटी स्कूल के बच्चों का एडमिशन का उनका जो प्रॉब्लम है वही मेरा भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अच्छा। वो माइग्रेटरी है, फुटपाथ पे रहते हैं, आज इधर है कल कहीं और चले जाएंगे। राइट। और मेरे यहाँ से तो कैसा है कि मेरा सपोर्ट एजुकेशन है, सोशियली इकोनॉमिकली बहुत थोड़ा बहुत, और एजुकेशनली उनको सपोर्ट कर रहे हैं हम। लेकिन जैसे रेगुलर स्कूल होता है तो उसमें उनका अटैचमेंट रहता है, उनको जुड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से उनको सर्टिफिकेट मिलने वाला है और वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आगे बढ़ रहे हैं। तो यही दिक्कत यहाँ पे भी आ रही है मुझे कि उनका कंटिन्यूटी नहीं रह पा रही है। क्योंकि वो भी स्कूल अटेंड करना है, ये भी हाँ, करना है, क्योंकि उनको वहाँ पे भी जाना है, तो हमेशा ऐसा ही होता है कि वही स्कूल उनके लिए प्रायोरिटी में रहती है। सर्टिफिकेट वहाँ से लेना है, बट एजुकेशन तो यहीं मिल एजुकेशन जाएगा। वो सब सपोर्ट यहाँ से चाहिए, हाँ। लेकिन स्कूल फिर भी वही है। हाँ, तो ये सब प्रॉब्लम्स है अभी तो आप वही उसके बारे में अभी बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, लेकिन वही दिक्कत आ रही थी फाइनेंशियली। और अभी मैं मतलब वही ऑप्शन है फिर कि फुटपाथ पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फुटपाथ टाइप का, मतलब जैसे इकोनॉमिकली अफोर्डेबल, या बोल सकते हैं कि अभी जो फ्री एजुकेशन दे रहे वैसा कुछ डायरेक्शन में उनको अगर आगे ले जाना है तो मुझे एक अभी रेगुलर स्कूल बनानी पड़ेगी। और रेगुलर स्कूल बनाने के लिए एज वी नो कि एक ज़मीन प्लॉट चाहिए, और काफ़ी कुछ स्कूल बोर्ड की परमिशन के लिए भी बहुत सारी रेगुलेटरी नॉर्म्स भी है। तो उसके लिए वही हमारा प्रयत्न चालू है कि अगर अच्छा खासा कोई फाइनेंस चाहिए, अगर फाइनेंस होना हाँ, चाहिए। कॉरपोरेशन के पास अगर ऐसा कुछ रिजर्व प्लॉट है वो अगर हमको दे सके तो भी हम उसका काफ़ी अच्छा यूज़ करके ना ये बच्चों के लिए एक रेगुलर स्कूल बना के भी कर पाएंगे। उनका फ्यूचर अगर बन सकता है, राइट, या तो कोई डोनर हो डोनर कि कोई ट्रस्ट के पास ऐसा रिजर्व प्लॉट हो Right. अगर, तो हम उसका यूज़ करके बना सकते हैं। हम लोग बस ये हम कोशिश कर सकते हैं कि ये पॉडकास्ट जो लोग भी देख रहे हैं, उन्होंने सुना कि इनको ये स्कूल बना रहे बच्चों के लिए, अगर आपके पास कुछ कांटेक्ट है या तो कुछ मतलब इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट की, या तो फिर आप डोनेट करना चाहते हैं, किसी भी तरह से आप इस प्रोजेक्ट हाँ। में हेल्प करना चाहते हैं तो हाँ। हम इसकी डिटेल्स सारी डाल देंगे, हाँ। ये वीडियो में भी तो आएगी। मैं और एक्चुअली विराट भाई को description- 2012 से मैं BS हम लोग जुड़े हुए हैं। सो आप इनका जो चल रहा है कार्यक्रम फुटपाथ स्कूल का, वो वटवा एरिया और नारोल एरिया है ना, ईसनपुर एरिया में चलता है। आप वहाँ पे आके उनसे रूबरू भी मिल सकते हैं, इनका ऑफिस भी है। हम सारी डिटेल्स नीचे अपने चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इनकी वेबसाइट है, इनका जो भी पूरा प्रोफाइल है वो डालेंगे। और आप ऑन साइड जाके भी, जैसे जयराज भी ने बताया कि वटवा, ईसनपुर, नारोल के जो भी फुटपाथ के बच्चे हैं उन सबको कवर करते हैं, जो उनका वर्क हाँ। प्लेस है। तो आप वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, और ये और आप नहीं- जुड़ सकते हैं। बहुत हाँ। कॉज के साथ जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है। एक नई क्रांति, शिक्षा की क्रांति
मतलब ये इस तरह की स्कूल्स जो फुटपाथ से शुरू होगी और एक व्यवस्थित ढांचे में बैठेगी, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप कोर्स अपने आप जैसे जो कि भी अभी होता है, हाँ, जैसे कि वो अभी करिए। हम हमारे एरिया में देख सकते हैं कि कुछ मैंने भी सर्वे करवाया है, तो नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, ये स्कूल में एनुअली 15 से 25 हज़ार रुपया पेरेंट्स को अफोर्डेबल अगर है तो ही वो लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में, अभी प्री स्कूल में एडमिशन हाँ, ले सकते हैं। मेरी बहन का हाँ। अभी ऐसा ही हो 50,000 रुपीज़। हाँ, तो मेरा ये एक सपना है कि मैंने कहीं कहीं पढ़ा भी है अब्रॉड में कि किसी बच्चे को जहाँ पे भी पढ़ना हो उसको एडमिशन मिलना चाहिए, बराबर। आज उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि तो पैसे की वजह से अगर वो प्री स्कूल में एडमिशन इंग्लिश मीडियम में ना ले पाए तो ये तो कहाँ का इंसाफ है। ये तो अभी तो हम अगर जैसे बोल रहे हैं कि वो तो राइट टू एजुकेशन है, तो मैं मेरे बच्चे को अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में, बराबर, प्राइमरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, नर्सरी में अगर पढ़ाना चाहता हूँ तो वो अफोर्डेबल होना चाहिए। तो Right. ये डायरेक्शन में भी सोच के हम बहुत शॉर्ट फ्यूचर में प्री स्कूल भी खोलने जा रहे हैं कि जिसमें कुछ टोकन मनी लेके अफोर्डेबल इस फ्री स्ट्रक्चर में पेरेंट्स को और बच्चों को एडमिशन दिया जाए और उनके जो सपने हैं वो साकार किया जाए कि वो पढ़ाना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। शायद मैंने सर्वे करवाया उसके हिसाब से वो सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे हम बेच सकते हैं उनके बच्चों को। आई थिंक बहुत सारी कंट्रीज, जर्मनी और ऐसे कंट्रीज में तो एजुकेशन PhD तक फ्री है। तो मतलब यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट हो सकता है कि कुछ अभी आगे जाके इम्प्लीमेंट करे, पर फिलहाल तो हमको पता ही है प्री स्कूल में भी 50,000 लाख रुपया फीस चल रही है। तो ये एक ऐसा सत्य है कि कोई नकार नहीं सकता। तो आज के ज़माने में मतलब इस लोअर मिडिल क्लास को पढ़ना मतलब भूल ही जाओ। ऐसे माहौल में विराट भाई काम कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो हम जिस बात के साथ हम विराट भाई से थैंक यू कहना चाहेंगे कि वो लोग हमारे पास आए, विराट भाई और उनका अनुभव दोनों आए हमारे पास, और हमको एक मौका मिला उनसे आपको रूबरू कराने का, और दोनों से रूबरू होके कुछ अच्छा होगा, ये उनका स्कूल बनेगा और हम जब स्कूल बनेगा तो उनका उद्घाटन का भी हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।